नमस्कार दोस्तों आज हम इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, और इनसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं हम देखते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो किरण क्लासेज को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आओ देखते हैं, सबसे पहले नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम को हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी परिभाषा जो है, डिफिनीशन क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं हम? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें ध्यान देने की, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंत्य वस्तुएं या पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? एक तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, कहाँ पे? अर्थव्यवस्था में कितना? एक वर्ष में क्या है? उत्पादित अंत्य वस्तु या मतलब अंतिम वस्तु या पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। जैसे पूर्ण रूप से निर्मित सेवाएं वो हैं वस्तुएं, जैसे आप एक घड़ी देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से निर्मित है। ठीक है, ये कार देख रहे हैं, ये भी आपको पूर्ण निर्मित वस्तु है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी देखो इतने सारे सामान लगे हुए हैं, इसमें टायर भी है, शीशा भी है, सब कुछ है। लेकिन इनसे जब पूरा मिला के कार कंप्लीट हो गई तो क्या हो गई? ये पूर्ण निर्मित वस्तु। सेवा क्या कहते हैं? जैसे हम बैंकिंग में हम कोई सामान बनाते तो नहीं है, उसमें कोई निर्मित तो नहीं करते, पर बैंकिंग जो है हमारे पैसों का लेन देन करती है, हमें बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तरह की सेवाओं को भी हम किस में जोड़ते हैं? जैसे बैंकिंग की सेवाएं और भी जो हमें सर्विस सेंटर में सर्विस मिलती हैं, इन सब को भी हम जोड़ते हैं किस में? नेशनल इनकम में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे राष्ट्रीय आय का आप लेखांकन कैसे करेंगे, इसको नापा कैसे जाता है? नेशनल इनकम अकाउंट। राष्ट्रीय आय लेखांकन को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम अकाउंट। नेशनल इनकम अकाउंट के लिए क्या देखने की बात है? जैसे राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याओं के अध्ययन तथा इसमें संबंधित सभी सूचनाओं तथा तथ्यों को सांख्यिकीय विवरण या खातों के रूप में प्रदर्शित करने का तरीका है। लेखांकन का मतलब क्या है दोस्तों? जो हम किसी भी संख्या के रूप में लिख दें या उसका खातों के रूप में प्रदर्शन कर दें, तो फिर ऐसी आय को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय लेखांकन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय के जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुंजेट्स को। किसे? साइमन कुंजेट्स को इसका जन्मदाता माना जाता है। इसलिए इनको क्या किया गया है? 1971 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे? साइमन कुंजेट्स को। किसके लिए? राष्ट्रीय आय के लिए। जो इन्होंने लेखांकन के बारे में तरीका बताया था, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। रिचर्ड स्टोन को 1984 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय आय की गणना के महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए रिचर्ड स्टोन को भी 1984 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
अब उत्पादित वस्तुएं या सेवाएं क्या होती हैं? उत्पादित वस्तुएं या सेवाएं, ठीक है, एक तो होती है अंत्य वस्तुएं, एक होती हैं माध्यमिक वस्तुएं। अंत वस्तुएं किसे कहते हैं दोस्तों? जो फिनिश्ड, जो एकदम उपयोग के लिए तैयार होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिनिश्ड या अंतिम वस्तुएं। अंत्य वस्तुएं या अंतिम, कौन सी? अंतिम वस्तुएं, ठीक है। और माध्यमिक वस्तुएं वह होती हैं जो उस कंपोनेंट को तैयार करने में, किसी भी कंपोनेंट को तैयार करने में बीच की भूमिका निभाती हैं। जैसे हमारा एक गेहूं है, गेहूं से क्या बन जाता है हमारा? गेहूं से हमारा क्या बनता है? गेहूं से हमारा क्या? आटा बनता है, ठीक है। और आटे से हमारा क्या बनता है? ब्रेड। ये आटा एक जगह तो आपका अंत वस्तु है और दूसरी जगह क्या है? ब्रेड बनाने के बीच में जब ये प्रयोग किया जाएगा तो क्या है? माध्यमिक वस्तुएं हैं, ठीक है। आओ देखते हैं आगे, अंत वस्तुओं के टाइप देखते हैं। अंत वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कंज्यूमेबल गुड्स। कंजप्शन गुड्स को क्या कहते हैं? जो उपयोग के लिए तैयार हो, उपभोग के लिए तैयार होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंजप्शन गुड्स कहते हैं। इसमें क्या है? जैसे समान उपयोग की या कम टिकाऊ वस्तुएं, जैसे उपयोग के लिए हमारे फल, सब्जियां, दूध, ये सब क्या हैं? तुरंत उपयोग के लिए तैयार हैं, ठीक है। एक टिकाऊ भी कम होते हैं। उसी तरह थोड़ा ज़्यादा टिकाऊ क्या होते हैं? जैसे आपका फ्रीज हो गया, या घर में और जो भी उपयोग की चीज़ें लेते हैं, अलमारी हो गया, इस तरह की चीज़ें क्या है आपकी? अधिक टिकाऊ है, लेकिन तुरंत उपभोग के लिए तैयार हैं। उसी तरह हमारा दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में क्या कहते हैं? जैसे हम कोई भी चीज़, किसी चीज़ का सृजन करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई मशीनें लगाते हैं, या किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, वो हमारी किस में आ जाती है? कैपिटल गुड्स में आ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये देखते हैं, राष्ट्रीय आय की परिभाषा में दो महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा में दो महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल किया जाता है। पहला क्या? कारक आय। दूसरा क्या है? एक देश के सामान्य निवासी। एक देश के सामान्य निवासी और कारक आय, इन दो चीज़ों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, ठीक है। आगे हैं तो देखते हैं दोस्तों। अब कारक आय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कारक आय क्या है? आय को व्यापक रूप से कारक आय या भुगतानों तथा हस्तांतरण भुगतानों में वर्गीकृत किया जाता है। हस्तांतरण भुगतानों में वर्गीकृत मतलब जैसे आपने कोई भूमि लिया, ठीक है, भूमि के बदले आपको क्या देना पड़ा? रेंट। जो भूमि के बदले आप रेंट देते हो उसे वापस थोड़ी मिलता है आपको, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान। ऐसे भुगतान को हम क्या कहते हैं? हस्तांतरण, जिसको किसी चीज़ को स्थानांतरित कर दिया जाए और वापस हमें ना मिले, इस तरह को हम क्या कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। कारक आय में हम आपको 4 फैक्टर महत्वपूर्ण है। कारक आय में आपके जो आपकी कारक आय है उसमें 4 फैक्टर महत्वपूर्ण है। नंबर 1 भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा उद्यम वृत्ति। हमें अगर कोई चीज़, हम कहीं लैंड लेते हैं, उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। लैंड के बदले हमें क्या देना पड़ता है? रेंट। और लेबर के बदले हमें क्या देना पड़ता है? वेजेस को हम क्या कहते हैं? मजदूरी या श्रम के बदले हमें क्या करना पड़ता है? उनको सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। पूंजी के बदले हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और इंटरप्राइजेज हमें क्या देती है? प्रॉफिट। जब कोई चीज़ बन के गुड्स तैयार हो जाती है तो उसमें हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और जब हम कोई कैपिटल डेवलप करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यही हम हस्तांतरण भुगतान के बारे में बात कर रहे थे। अभी आपको दिया गया था ना
किसी भी सेवा का प्रयोग करने के फलस्वरूप प्राप्त पुरस्कार नहीं है। यह एक पक्षी भुगतान है, जैसे दान या अनुदान। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? किसी भी सेवा का प्रयोग करने के फलस्वरूप प्राप्त पुरस्कार नहीं होता है, यह एक पक्षी भुगतान होता है, जैसे दान, चैरिटी। इस तरह के भुगतान को हम क्या कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। जैसे किसी को हमने चैरिटी दे दी या किसी को हमने अनुदान दे दिया, इस तरह के जो भुगतान किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत देश का सामान्य निवासी कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी नेशनल इनकम को निकालने के लिए कि भारत देश का सामान्य निवासी किसे माना जाएगा। भारत देश का सामान्य निवासी वो है, ये वह निवासी होते हैं जो सामान्य रूप से संबंधित देश में निवास करते हैं। कौन से निवासी होते हैं? जो सामान्य रूप से संबंधित देश में निवास करते हैं, जिनकी आर्थिक रुचि संबंधित देश से केंद्रित होती है। हम नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं? आर्थिक रुचि का ध्यान देते हैं। किस चीज़ का? आर्थिक रुचि से संबंधित वो करते हैं, संबंधित देश में केंद्रित होती है, उसे हम सामान्य निवासी मानते हैं। ठीक है, यह ध्यान देने वाली योग्य बात है। यह आवश्यक नहीं कि सामान्य निवासी उसी देश का नागरिक हो। इसमें नागरिकता का कोई वो नहीं होता इशू। आपको नागरिकता का कोई इशू नहीं है। सामान्य नागरिक उसी को माना जाएगा जिसकी आर्थिक रुचि उस देश से केंद्रित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में स्थित, जैसे अब कौन कौन से निवासी माने जाएंगे? भारत के सामान्य निवासी, भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय, जो विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय हैं। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यालय में कार्य करने वाले स्थानीय लोग, शेष विश्व में भारत का राजदूत जो हैं, भारत में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, अध्ययन या चिकित्सा के लिए आए व्यक्तियों के अतिरिक्त। जो भारत में 1 से अधिक साल से रह रहा है वो विदेशी नागरिक भी भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। सिर्फ किसके लिए? अध्ययन और चिकित्सा के अतिरिक्त जो आए हुए हैं उन सभी लोगों को भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में स्थित स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यालय में काम करने वाले निर्देशक, कहाँ के? जो विदेशी निर्देशक हैं, जर्मन निर्देशक का मतलब विदेशी निर्देशक जो हैं। भारत में शेष विश्व का राजदूत, 1 वर्ष से कम अवधि के काम के लिए भारत में रह रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ, ये सब भारत के सामान्य निवासी माने जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गैर निवासियों की बात करते हैं कि भारत के गैर निवासी कौन से माने जाएंगे। भारत के गैर निवासी ये हैं जो जैसे कनाडा या जापान में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशी, और भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी। जैसे भारत में ही स्थित है, लेकिन जो भी हमारे उच्चायुक्त होते हैं जो भारत में स्थित हैं लेकिन वो विदेशी आदमी हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यालय में काम करने वाले जर्मन निर्देशक। जितने भी हमारे विदेशी राजदूत हैं और जो विदेशी कार्यालय हैं उसमें जो बाहर विदेश के लोग कार्य करते हैं वो सारे लोग हमारे क्या कहलाते हैं? भारत के गैर निवासी माने जाते हैं। ठीक है, शेष विश्व के राजदूत जो हैं वो भी गैर निवासी माने जाते हैं। ठीक है,
1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ, 1 साल से जो कम के लिए काम कर रहे हैं विदेश में रह रहे तकनीकी विशेषज्ञ, वो भी भारत के गैर निवासी माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब निवासियों के बाद बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात की, ये हमारे देश की घरेलू सीमा क्या मानी जाएगी। हमारे देश की घरेलू सीमा क्या मानी जाएगी, घरेलू सीमा के बारे में कैसे निर्धारण करेंगे कि एक देश की घरेलू सीमा जो है वो किस तरह से निर्धारित की जाएगी। और देखते हैं, सामान्य भाषा में एक राष्ट्र की घरेलू सीमा का अर्थ देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर के भूभाग से लिया जाता है। देश की जितनी राजनीतिक सीमा है इन सबको मिलाकर ही हमारी क्या है, भूभाग जो है राजनीतिक सीमा के लिए माना जाता है घरेलू सीमा। ठीक है, परंतु अर्थशास्त्र में घरेलू सीमा का अर्थ विस्तृत अर्थों में किया जाता है। मतलब जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं राजनीति के लिए तो हमारे भूभाग से माना जाता है, पर अर्थशास्त्र में जो घरेलू सीमा मानी जाती है ये इसका डिफिनीशन अलग है। इसकी डिफिनीशन में क्या है, राजनीतिक सीमाओं का भूभाग और देश की सामुद्रिक सीमा भी सम्मिलित है। समुद्र और राजनीतिक, भूभाग प्लस सामुद्रिक सीमा, कौन कौन सी, इसमें आपको कौन कौन सा शामिल करना है, जैसे एक तो भूभाग को शामिल करना है, दूसरी आपकी समुद्री सीमा। इन दोनों को मिलाकर जो सम्मिलित सीमा बनेगी ये क्या कहलाएगी, आपकी घरेलू सीमा। किसमें, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी में किसी देश की घरेलू सीमा उसके भूभाग और सामुद्रिक सीमा को के सम्मिलित रूप को कहते हैं। ठीक है, अब भूभाग इतना है तो इसमें जैसे समुद्रिक सीमा में मछली पकड़ने की जो नौकाएं चलती हैं, तेल व अप्राकृतिक गैस है, प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा या उस सीमा के निवासियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, और देश के तेल खोजने का एकमात्र अधिकार। उदाहरण के लिए भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने की नौकाओं को हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग में चलाना भारत की घरेलू सीमा का अंग है। जैसे भारत की जो भी नौकाएं हैं हिंद महासागर में आपकी मछली पकड़ने जाती हैं, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी पहुंच जाएं, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में भी पहुंच जाती हैं तो, लेकिन वो भारत की ही घरेलू सीमा मानी जाती है। एक देश में विदेश में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान, जो विदेश में भारत के लोग रह रहे हैं दूतावास में, वाणिज्यिक दूतावास में और सैनिक प्रतिष्ठान, जितने भी संस्थाएं हैं जो विदेश में भारत के लोग कार्य कर रहे हैं वो सब भी भारत की सीमा ही मानी जाती है। ठीक है, ये देखो जैसे हमारी भूभाग की सीमाएं ये यहाँ पे लगती है आपकी, ये हमारे राजनीतिक सीमा है भूभाग की। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी अर्थशास्त्र में तो ये हमारा जो ये सारी सीमाएं हैं, ये सारी सीमाएं जो हैं यहाँ तक, ये सारी जो सीमा है इन सबको मिला के ही हमारा ये इकोनॉमिक जोन बनता है। क्या बनता है, इकोनॉमिक जोन। अर्थशास्त्र में हम ये भूभाग भी शामिल करेंगे और समुद्र की ये सारी जो सीमाएं हैं 200 नॉटिकल मील तक, ये सब भारत का क्या माना जाता है, इकोनॉमिक क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है, कितने, 200 नॉटिकल मील तक। आगे देखते हैं, घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। घरेलू आय का राष्ट्रीय आय का परिवर्तन। घरेलू आय एक लेखा वर्ष, हमेशा इंपॉर्टेंट करना कि जो राष्ट्रीय आय या घरेलू आय कुछ भी मापा जाता है कितने, एक लेखा वर्ष के लिए माना जाता है। एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय का कुल जोड़ है। मतलब एक साल में जो घरेलू सीमा के अंदर, जब भी जो हमने आपको दिखाया राजनीतिक और सामुद्रिक सीमा,
इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, घरेलू सीमा। इसमें सृजित संपूर्ण कारक आय के कुल जोड़ को हम क्या कहते हैं, घरेलू आय। एक देश की घरेलू सीमा पर गैर निवासियों द्वारा सृजित कारक आय भी शामिल होती है, जो राष्ट्रीय आय का एक अंग नहीं है। यह क्योंकि हमारे निवासियों द्वारा संबंधित नहीं होती है। राष्ट्रीय आय का तो अंग नहीं होती, पर हमारी जीडीपी में ये जीडीपी का अंग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब घरेलू आय की बात करेंगे। घरेलू आय होती है हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित कारक आय। हमारी घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय बराबर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की हम बात क्या करेंगे तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, घरेलू आय, राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू घरेलू आय प्लस, घरेलू आय में क्या जोड़ देंगे, हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व में अर्जित कारक आय माइनस हमारी घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय। इन सब के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपको हम नेशनल इनकम के और भी बहुत सारे पार्ट्स के बारे में अभी सब कुछ बताएंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।